आज हमारा फोकस होने वाला है एडिशन पॉलीमराइजेशन पे। क्यों? क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है ना एडिशन पॉलीमराइजेशन का, मतलब एडिशन पॉलीमर बनने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। देखो होता क्या है वो देखते हैं। इसमें रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू पॉलीमराइजेशन होता है। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। रेडिकल पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर्स। तो ये रेडिकल इनिशिएटर्स क्या होते हैं भाई, वो भी हमको देखना है। तो रेडिकल इनिशिएटर है वो जो है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा H2O2, ये रेडिकल इनिशिएटर क्यों होगा? क्योंकि अगर आप यहां पे हीट करोगे तो यहां पे होमोलिसिस होगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर है, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, मतलब लोन पे रिपल्शन है, इसलिए होमोलिसिस हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो परऑक्सिल लिंकेज दिख रहा है वहां पे भी अगर आप हीट करोगे तो फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा होमोलिसिस के कारण। तो ये जितने भी होमोलिसिस वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे परऑक्सिल लिंकेज वाले, इनमें होमोलिसिस होने की चांस बहुत होती है। तो ये सब क्या देंगे, फ्री रेडिकल। और आपको तो पता ही है एक बार अगर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो फिर वो पूरी चेन चलती है आगे। सिमिलरली यहाँ पे एन के बीच में जो है रिपल्शन है तो वहां पे फ्री रेडिकल इनिशिएट हो जाएगा। समझ में आई बात कि क्या चल रहा है। रिएक्शन इंटरमीडिएट रेडिकल पॉलीमराइजेशन का फ्री रेडिकल होता है, ऑब्वियसली नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है ना। रेडिकल पोलराइजेशन की ज्यादा चांस होती है उन मोनोमर्स के लिए जिनके फ्री रेडिकल स्टेबल है। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा तभी तो उस रास्ते हम जाएंगे। अब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा कब? जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। तो फॉर एग्जांपल अलाइलिक पोजीशन पे, जैसे यहां पे ये तो बेंजाइलिक पोजीशन है, यहां पे फ्री रेडिकल बना तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। स्टाइरीन के केस में यहां पे फ्री रेडिकल बना तो फिर विनाइल क्लोराइड के केस में वो स्टेबल होगा, तो यहां भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे बना विनाइल एसिटेट के केस में तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये जब भी ऐसे तरह के फ्री रेडिकल बनेंगे तो वहां पे स्टेबलाइजेशन आएगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। अक्राइलोनाइट्राइल में विनाइल साइनाइड में हो जाएगा, ठीक है। विनाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। मिथाइल ये मेथा अक्राइलेट यहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई। तो जहां पे भी आपका फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है वहां पे जो है अपना एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है। समझ में आई बात। तो दो चीज हमने सीखी। पहली बात तो फ्री रेडिकल स्टेबल होना चाहिए और आपको रेडिकल इनिशिएटर की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मैकेनिज्म पे जाने से पहले, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूटेड 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। और यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्लोरीन से, CH3 से और हाइड्रोजन से। इन तीनों से अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स बनते हैं जिनको जब हम इंडिविजुअली पॉलीमर्स को देख रहे होंगे तब देखेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो रेडिकल पॉलीमर का लीनियर एज वेल एज ब्रांच चेन दोनों तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कैसे बनते हैं, क्या स्टेप मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कमर्शियल एडिशन पॉलीमर्स हैं जैसे कि विनाइल पॉलीमर्स हो गए, वो एल्केन और उनके डेरिवेटिव से पाए जाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पे H हो सकता है, C6H5 हो सकता है, R हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन होगा तो टेफ्लोन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो टाइप है पॉलीमराइजेशन का, ये हम हीट करते हैं मोनोमर को एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशिएटर के साथ, या फिर मोनोमर को आप लाइट से एक्सपोज कर दो। फ्री रेडिकल बनाना तो आपको आता ही है, हेलोजनेशन करवाया था हमने एल्केन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। 3 स्टेप होते थे, आपको याद हो तो, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। यहां पे भी एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जनरल मोड ऑफ रेडिकल पॉलीमराइजेशन विनाइल मोनोमर्स का वही होता है। क्या होता है, देखो चेन इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहले तो इनिशिएटर फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होकर वो सामने वाले मोनोमर पे हिट करके उसको फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है। ये गया और इसने जो है यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है। फ्री रेडिकल बनाया, अब क्या होगा देखते हैं। फिर चेन प्रोपोगेट होगी, वो दूसरे मोनोमर पे जाके हिट करेगा, उसको फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ये फ्री रेडिकल बना, ये दूसरे तीसरे मोनोमर पे हिट करेगा, जुड़ जाएगा, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, छठे पे, चलता जाएगा ये प्रोसेस आगे, ठीक है। फाइनली आपके पास एक पॉलीमर बन जाएगा इस मोनोमर से। सिर्फ एक फ्री रेडिकल बनाने की देरी थी, उसके बाद तो अटैक चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ठीक है। तो चेन प्रोपोगेट होती जा रही है, इनिशिएट करवाया, प्रोपोगेट करवाया, आप टर्मिनेट करवा लेंगे, ठीक है। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में ऐसा होगा कि ये एक दूसरे फ्री रेडिकल से जाके मिल जाएगा। जैसे ही दूसरे फ्री रेडिकल से जाके मिला, चेन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि अब फ्री रेडिकल खत्म हो गए। बहुत स्टैंडर्ड फ्री रेडिकल वाला प्रोसीजर यहां पे चालू रहता है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, है ना। तो यहां पे पॉलीमर बन गया।
तो विनाइल पॉलीमराइजेशन में बहुत दूसरे रिएक्शन भी होते हैं फ्री रेडिकल के दूसरे कंपाउंड्स के साथ, वो कंपीट कर सकते हैं पेरेंट एडिशन चेन रिएक्शंस के साथ। ये तो पॉसिबल है क्योंकि अलग अलग तरह के फ्री रेडिकल बन सकते हैं, तो वो फिर कंपटीशन करेंगे जो आपको रिएक्शन करवाएगा उनके साथ। तो अब इसका क्या किया जाए वो देखना है, ठीक है। तो एक जो रिएक्शन है उसमें उन मॉलिक्यूल्स के साथ होता है जो कि एक ग्रोइंग चेन के साथ रिएक्ट करके फर्दर ग्रोथ, मतलब कोई भी फ्री रेडिकल है मोनोमर का, मान लो चेन ग्रो कर रही है, वो मोनोमर उसके साथ आके मिल गया, वहीं पे चेन स्टॉप हो गई, तो मॉलिक्यूलर मास जो आपको चाहिए है डिजायर्ड प्रॉपर्टीज के लिए उससे कम पे ही चेन रुक गई। चेन टर्मिनेशन आपके सोचने से पहले ही हो गया, ये काफी पॉसिबिलिटी है क्योंकि फ्री रेडिकल का भिड़ना तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, सिर्फ जैसे कोलिजन ही तो हो रहा है, आके भिड़ जाएंगे और चेन ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई है ना। तो इससे लोअर हो जाता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर, तो उसकी प्रॉपर्टीज पे भी फर्क पड़ता है। तो ये जो ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो कि ये काम कर सकते हैं कहलाते हैं चेन ट्रांसफर एजेंट। एग्जांपल हो गए CCl4, CBr4 वगैरह। ठीक है, समझ में आई बात। तो एग्जांपल के लिए अगर आप CCl4 की प्रेजेंस में स्टाइरीन को पॉलीमराइज कराते हो तो पॉलीस्टाइरीन बनता है पर लोअर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का बनता है, जिसमें थोड़ा बहुत क्लोरीन भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि CCl4 से करा है, Cl डॉट बनेगा, Cl डॉट चेन को टर्मिनेट करा देगा, पहले ही जितना आप सोच रहे थे उसके पहले ही वहां पे टर्मिनेशन हो जाए। क्या समझ में आई बात। तो यहां पे होता क्या है कि ग्रोइंग पॉलीस्टाइरीन रेडिकल जो कि नॉर्मली ऐड होता मोनोमर पे, वो चेन ट्रांसफर के साथ, चेन ट्रांसफर एजेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है और एक नया रेडिकल बन जाता है। ठीक है, ओरिजिनल चेन की जगह CCl4 के साथ कर लेगा तो नया रेडिकल बना देगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो जो ये नया रेडिकल बना उससे एक नया ही पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ और ही रेडिकल बन जाए, तो फिर एक नया ही पॉलीमर यहां पे बन जाएगा क्योंकि नया रेडिकल जनरेट हो गया। तो जो मोनोमर है वो ही बदल गया, तो नया कुछ पॉलीमर भी बन सकता है। तो एक उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने लिया हुआ है स्टाइरीन, ये CCl4 के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पे इस तरह का कुछ कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अब ये CCl3 जाके कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देगा, ये फर्दर स्टाइरीन से रिएक्शन करके और कुछ ऐसा बना देगा। तो आप देख रहे हो जहां पे पूरा हाइड्रोकार्बन होना चाहिए था उसकी जगह एक CCl3 वाला ग्रुप आके अटैच हो गया है। तो जो आप पॉलीमर बनाने निकले थे उससे तो कुछ और ही दूसरा पॉलीमर बन गया है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमको बहुत सारे एजेंट्स को यूज करना पड़ता है, रिएक्शन कंडीशंस को एकदम आइडियल रखना पड़ता है, पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में रखना पड़ता है, नहीं तो और कुछ फ्री रेडिकल बन जाते हैं और फिर कुछ कुछ रैंडम हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनिशिएशन, उसके लिए हम इनिशिएटर यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोपोगेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद टर्मिनेशन। समझ में आई बात। तो ये तो एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है वो बात हुई। अब हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं और स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स को उठाएंगे। उसमें सबसे पहले रबर आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के पॉलीथाइलीन और हमारे पॉलीएस्टर, रेजिन्स, इन सब के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है।